उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्री चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारती यत्र सरस्वती। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, ये पूरा भूभाग भारत, इसके बच्चे भारतीय। ये शायद ये जब ये हमारे ऋषियों ने ध्यान रखिएगा हमेशा, भारत के इतिहास में ना तो कोई बादशाह राजा ना कोई सेनापति समाज का आदर्श नहीं, समाज के आदर्श ऋषि रहे। राजा को भी, जिसको हमने अवतार का दर्जा दिया है, इसलिए नहीं दिया कि वो राजा थे। राजा के नाते तो हमेशा 3 मामलों को लेकर उनकी आलोचना की गई। हमारे मित्र हैं पुनमल शाह, उनकी अभी हाल में उनकी किताब 2-3 साल पहले गुजराती हैं वो किताब गुजराती में थी, बात को कहती ने उसको हिंदी में छापा और मेरा सौभाग्य था कि मुझको उसका इंडिया टुडे वालों ने मुझसे उसका रिव्यू लिखने के लिए कहा, जो मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा था और आश्चर्य भी कि मुझसे क्यों कहते हैं। उन्होंने ऐसा खूबसूरत लिखा है उसमें, उसका नाम उन्होंने लिखा रामायण मानव अधिकार की रोशनी, मानव अधिकारों की रोशनी में नए आयाम। उसमें उन्होंने लिखा कि तीन विषय मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब वाकिफ है कि इन 3 विषयों पर भगवान राम की हमेशा आलोचना हुई है और होती रहेगी। अगर आदर्श राजा को हमें राम अवतार मानना होता तो आदर्श राजा को कन्नौज तो इसके उज्जैन के क्या नाम था, विक्रमादित्य का आदर्श राजा को विक्रमादित्य थे, जिनके ऊपर कोई आलोचना कहीं से उनके राज धर्म के निर्वाह में कोई आलोचना कभी की ही नहीं गई। लेकिन भारत के मानस को राजा अपील नहीं करता, भारत के मानस को त्यागी अपील करता है। भारत में आकर्षण त्याग के लिए है, राज के लिए नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही, इंडिया हैज ओनली 2 नेशनल आइडियल्स, रिनंसिएशन एंड सर्विस, इंटेंसिफाई हर इन दीज 2 चैनल्स, द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ये भारत का जीनियस है। भारत में कोई सेनापति हीरो नहीं, राजा हीरो नहीं, आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श कौन है? हमारे आदर्श वो हैं जो सब कुछ छोड़ के तपा स्वाध्याय निरतम, जिन्होंने अपने जीवन लगा दिए ज्ञान की साधना में, अध्यात्म की साधना में, टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द सेल्फ। वो उन्होंने हमेशा इस समाज को प्रेरित किया है। तो हमारा क्या कहा गया, तो भारत को कैसे परिभाषित किया गया? भारत को परिभाषित किया गया कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, इसके बीच में जो भूभाग है ये भारत है, और यहाँ रहने वाले इसके बच्चे हैं। आज आप उसे नागरिक कह सकते हैं, लेकिन बच्चे। अब ये किस जमाने में लिखा गया? आज से फकत 200-250 साल पहले तक दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं था जहाँ नागरिक होने के लिए ये शर्त ना हो कि या तो आपको किसी खास धार्मिक परंपरा से संबंध होना चाहिए, या आपको कोई भाषा किसी एक खास भाषा के आप वाले होने चाहिए, या किसी एक खास संस्कृति या सभ्यता से आपका ताल्लुक होना चाहिए, या आपकी खाल का रंग कोई खास होना चाहिए, वरना तो आप सोसाइटी में अदर कंसीडर किए जाते। हमारे यहाँ इसकी कल्पना ही नहीं, कहीं कोई जिक्र ही नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि अगला जो मैं कोट करने जा रहा हूँ उसमें उसे और क्लियर कर दिया। ये तो भारत के भूभाग की परिभाषा हो गई। अब भारत का संस्कृति और सभ्यता क्या होगी वो अगले में बता दिया। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते, नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। और क्या आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप lines have been composed to have a special duty to education। दुनिया में अभी चंद सालों से शुरू हुआ है महिलाओं को पहले संबोधन करना, वरना पुरुष प्रधान जगत था पूरा ही। लेकिन अब हम कहते हैं देवियों सज्जनों, लेडीज, हमारे ऋषि आज से हजारों साल पहले कह रहे हैं भारतेषु स्त्रिया पुरुष, पहले स्त्रियां बाद को पुरुष। इनका संबंध विभिन्न वर्णों से है। अब आपके ऊपर आप वर्ण को चाहे रंग लगा लीजिए, चाहे जो भी आप जैसे इंटरप्रिटेशन है, चाहे उनका रंग, चाहे उनकी नस्ल, जो भी आपको समझना हो वो आप समझ। ये अलग अलग विभिन्न वर्णों से, वर्ग नहीं कह रहा हूँ, वर्णों से इनकी, या तो कह रहे हैं कि खालों के रंग अलग है, या कह रहे हैं इनका ओरिजिन अलग है, या हो सकता कह रहे हैं कि अलग अलग काम धंधा करने वाले लोग। ये वो है जिनकी बैकग्राउंड अलग अलग है। नाना देव अर्चने युक्ता, ये अलग अलग देवताओं की अर्चना करते हैं। इनका इंसिस्टेंस इस पे नहीं है कि सब एक तरीके से अपनी आस्था को भी अभिव्यक्त करें। ये अलग अलग तरीके से हम रोजाना देखते हैं। एक घर में
2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, माँ बेटी, एक शनिवार को व्रत रखेगी, एक मंगलवार को रखेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये इसने कमजोर, ये ध्यान रखिएगा, इस विविधता ने बिल्कुल सही बात कही अभी डॉक्टर महेश, ये विविधता है, ये विभिन्नता नहीं है। इस विविधता ने हमारी सभ्यता को कमजोर नहीं किया। हम कभी नहीं डरे विविधता से, क्यों? हमने उसे कभी विभिन्नता नहीं माना। मैं आज आपसे कहता हूं, इस बनारस में मैंने जहां पैदा हुआ वहां देखा मैं कानपुर से एमपी रहा वहां से देखा मैं उसके बाद लगातार गहराई से मैंने किया वहां देखा, और पूरे हिंदुस्तान में समझता हूँ, नॉर्दर्न इंडिया में तो सब जगह देखा। खास तौर से फ्राइडे के दिन जब नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे होते हैं तो गांव की भोली भाली हिंदू औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए मस्जिद के आगे खड़ी, मेरे जैसा आदमी, मैं खासतौर से देखा, मैं तो दुनियादार आदमी हूँ, क्या करोगा, मैं तो दुनियादार आदमी, मैं रास्ता काट के निकलता कि मुझे इनके बीच में ना गुजरना पड़े, तो फूक करते हुए नहीं निकलना। इसलिए नहीं कि मुझे फूकू करना बुरा लग रहा है, नहीं, मैं सोचा था यार मैं दुनियादार आदमी हूँ, मैं कहाँ कि मैं किसी के बीमार बच्चे पे फूंक मारूं, मेरी फूंक से क्या वो ठीक हो जाएगा? मुझे अपने बारे में ये है कि मेरी फूंक से ठीक नहीं होगा, लेकिन उसे तो सिर्फ इतना काफी है कि ये नमाज पढ़ के निकल रहा है मस्जिद से, पीछे दौड़ लगाती है और कहती भैया एक फूंक मार। ये गजब का मुल्क है, मैं आपसे कहता हूं, ये आपको कहीं दुनिया में ये चीज नजर नहीं आ सकती कहीं। कमाल की क्या इसमें क्या ब्रॉड माइंडेडनेस, क्या हृदय की और मानस की विशालता है। हमारी संस्कृति में तो ये काम उनको दिया गया था, हृदय और मन की विशालता, कि जिनके ऊपर सबकी जिम्मेदारी थी। आपने पढ़ा होगा, वनवास को जा रहे हैं, कौरवों के बाप क्या नाम, धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती साथ में, और भी संजय भी हैं, तीसरे भाई जो हैं वो भी हैं, विदुर। पांडव बेचारे रो रहे हैं, समझा रहे हैं, मना कर रहे हैं, मत जाइए, नहीं मानते तो उन्हें विदा करने जाए। जब कुछ दूर पहुंच गए तो कुंती ने कहा, रोक दिया, कहा रुको, निर्वस्वा कुरु श्रेष्ठ भीम सिया विधि कहा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मन सत्य मातत। आप भीम को और सबको लेकर वापस जाओ, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, और देखो ध्यान रखना, लेट योर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन राइटियसनेस एंड योर हार्ट एंड माइंड बी बिग। ये हमारी इन चीजों ने हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता के आयाम तय किए। बुनियादी बात क्या बताए, और ध्यान रखिएगा, राजतंत्र था, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। आज तो लोकतंत्र है, जैसे हम लोग होंगे वैसे शासक होंगे, लेकिन तब राजतंत्र था। तो उसका क्या असर था? उसका असर यह था कि हमने विविधता को कभी विभिन्नता नहीं माना, हम विभिन्नता से कभी नहीं डरे। हमने ये माना कि विविधता तो हमारी सभ्यता को, हमारे समाज को सुदृढ़ करती है। दिस वी ऑल हैव एज ए नेशन, एज ए पीपल। नेशन कहने में प्रॉब्लम है, क्योंकि देश भी बन गया और भी बहुत सारे एक से अलग हो गए, पर वो जो एक कल्चर जो है सभ्यता, वो उस कल्चर में विविधता से, उस कल्चर में विविधता के लिए कोई डर नहीं, बल्कि परिस्थिति की सुदृढ़ करती। जैसे मेहमान घर पे आता है, नॉर्मली घर पे हम एक सब्जी और दाल खाते हैं, लेकिन मेहमान घर पे आता है तो अपने दस्तरखान को सुदृढ़ करते हैं। सुदृढ़ कैसे होता है? जब 4 सब्जियां पकाते हैं और उसमें कढ़ी और जोड़ देते हैं, या कुछ चीज और जोड़ देते हैं, उसमें मीठा भी होता है। हमने हमेशा विविधताओं को उस तरह दिया। और मैं आपसे, मेरे ख्याल से मैंने पहले बहुत समय ले लिया। जी जी जी, ठीक तो सर, ठीक तो है, आप तो मैं मेहमान हूँ, आप मेजबान हैं, आप ठीक कहते रहेंगे, इनका विचारों का सोचिए, जिन पे क्या गुजरेगी घंटों, ठीक काम चलता रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। विविधता नहीं, मैं अब दूसरी चीज कर रहा हूं। आज हम कई दफा सुनते हैं, अभी बात ये कि कोई राजनीतिक नारा, आपके यहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, तो कोई ना कोई मामला मेरा उनसे अनुरोध कि जरा 8वीं और 9वीं सदी अरब हिस्टोरियन द्वारा लिखी गई, पहला अरब हिस्टोरियन तबरी, फिर और भी हैं, इब्न असीर हैं, इब्न कसीर हैं, इब्न खल्दून हैं, और हैं। आप इसी उठा लीजिए, और खास तौर से पहली किताब, पहले वॉल्यूम का पहला चैप्टर हिंदुस्तान से प्राप्त क्यों है, हिंदुस्तान से प्राप्त भारत से, और क्या लिखा है उन्होंने। और जो अगली बात बता, शुरू में तो वो है, दूसरी बात जहां उन्होंने हिंदुस्तान की, मैं अरबी का शब्द यूज करूं तो फजीलत गिनवाई, एक्सीलेंस हिंदुस्तान की गिनवाई। ये कारण बताया कि हिंदुस्तान के जो उत्पाद हैं उनमें से कुछ मुफ्त हुआ, और
मैं आगे नहीं बताऊंगा, मैं आपसे कहूंगा खुद पढ़। लेकिन मैं आना चाहता हूँ जहां जो कॉमन है, एक में नहीं कई राइटर्स में, क्योंकि दुनिया में 4 या 5 ये दुनिया के बड़े डोमिनियंस। एम्पायर लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, साम्राज्य। दुनिया में ईरान का जो साम्राज्य है वो अपनी शान शौकत, अपने वैभव के लिए जाना जाता है। ईरान का साम्राज्य अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। चीन का साम्राज्य अपने आर्ट और क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। और भारत का साम्राज्य अपने ज्ञान और विज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। हर व्यक्ति की तरह हर समाज का भी एक जीनियस, एक खास चीज होती है। Everyone has to give a message to the world. हमारा भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सुपीरियर हैं, नहीं, we have, हमारा अपना एक जीनियस, we have a message to give, और वो मैसेज क्या है? ज्ञान। हमने बहुत मार खाई, मैं सिर्फ तारीफ नहीं करना चाहता, मैं बहुत परेशान, मैं मतलब मेरे दिमाग को एक सवाल बहुत परेशान किया करता था यार, ये सारे हिस्टोरियन लिखते हैं कि हिंदुस्तान अपने ज्ञान विज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। आप अगर कहानी पढ़िए हमारे, अब तो आज तो हम संजीवनी इस तरह जानते हैं संजीवनी के बारे में कि हनुमान जी लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, वहां फिर किसी वैद्य ने बताया, हनुमान जी जब तक पहुंचे हिमालय पे वो भूल गए नाम उसका, तो पूरा पहाड़ उठा के ले आए, तो ऐसी जानते। लेकिन पूरी कहानी पढ़िए तो पता चलता है कि ईरान के नौशेरवां के जमाने में उसने अपने एक मंत्री को खासतौर से हिंदुस्तान ड्यूटी लगाई संजीवनी ढूंढने के लिए। वो मारा घूमा संजीवनी ढूंढता हुआ, और संजीवनी कहीं मिली नहीं। और आखिर में जब वो बिल्कुल, और बहुत पैसा खर्च किया, आखिर में जब वो बिल्कुल निराश हो गया तो किसी ऋषि का आश्रम था, वहां पे नजदीक में था, वो वहां पहुंच गया। अच्छा, वो मेहमान राजा का था, क्योंकि ईरान के बादशाह ने नौशेरवां ने, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है। ईरान के बादशाह ने खत लिख के भेज दिया था इसको कि मैं अपने इस मंत्री को इस काम के लिए भेज रहा हूं, मेरे यहाँ पे ये मशहूर है, तो ये इसकी मदद करवाइए कि ये इसको ढूंढ सके इस अर्थ को। उन्होंने उसका बड़ा सत्कार किया, जो भी कोई राजा थे, और पूरी तरह मदद करी, पूरी तरह मदद करी, हर तरह अपने आदमी दिए, जो और सुविधाएं थी वो दी। तो कहीं कोई जंगल के नजदीक उसके आश्रम किसी का, ये वहां चला गया थका हारा, और अब इसने उस वक्त तक ये मन बना चुका था कि अपने और टाइम नहीं खराब कर सकता, मैं अपने देश वापस जाऊंगा। उसने जो जिनका वो आश्रम था, उन्होंने कहा कि तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा 8 महीने या 10 महीने हो गए भूल खांसते और अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हुआ, पर समझ में भी नहीं आता कि अपने बादशाह को क्या मुझे लगा के। और मैंने ही उसको ये बात बताई थी कि हिंदुस्तान में संजीवनी नाम की हर्ब पाई जाती है, जो सारी बीमारियों का इलाज। अब वो मुझसे कहेगा तुम इतना पैसा खर्च किए हो, इतना टाइम खराब किए हो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ही गलत, तो ऋषि ने कहा इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होगा, फिर होगा तुम्हारा उसके बारे में कल्पना है वो गलत है। संजीवनी तो है, संजीवनी है राजा के लॉकर में, तुम्हारी नहीं है। क्या मतलब? क्या ये विजडम की किताब है, इसका नाम है पंचतंत्र। तो मेहमान हो राजा के, कहो जाके। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भाई तुम मेरे मेहमान हो, अगर तुम कह रहे हो तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, किताब नहीं दूंगा, किताब निकल के आएगी, तुम बैठ जाओ और लिख लो पूरी किताब। उसने पूरी किताब लिखी। हम शायद हमें से बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि अरबी और फारसी लिटरेचर में ये आज भी नंबर 1 किताब है बच्चों को अदब और तमीज सिखाने के लिए। और आज हमारे मार्केट में जो पंचतंत्र अवेलेबल है, ये ओरिजिनल पंचतंत्र नहीं, हमने तो उस किताब को खो दिया। आज जो पंचतंत्र की किताब अवेलेबल है हमारे मार्केट में संस्कृत में, वो कलीला वो दिन्ना जो संस्कृत से फारसी और अरबी में ट्रांसलेट हुई थी, अब उससे दोबारा रीट्रांसलेट हुई है संस्कृत हमारी खो गई। तो उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी का नाम नहीं, अगर बूटी हो, आप खुद सोचिए, गौर करिए, अगर संजीवनी बूटी थी तो हनुमान जी तो ले आए थे ना, कम से कम लक्ष्मण जी को तो जिंदा होना चाहिए था, या नहीं होना चाहिए? उन पे तो बूटी यूज हुई थी। संजीवनी आयु बढ़ाने को नहीं कहते हैं, संजीवनी कहते हैं दिमाग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है संजीवनी। हमने आज हम फला घर में पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण, संस्कृत ये नहीं बता, संस्कृति भी ये नहीं बता। वीर का मतलब है संस्कृत में एक्सपेंड करना, और मन, वो जो मैंने अभी आपको एक श्लोक बताया था रामायण से, महाभारत से, धर्मेते ध्यातम बुद्धि मनसते महदस्तुचा, जो स्वाध्याय के माध्यम से जो अपने मन और मस्तिष्क का विस्तार कर ले, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण पैदा नहीं होता है, ब्राह्मण तो वो है जो अपनी जिंदगी को तप, ज्ञान के तप में जला डालता है, आग में नहीं जलाने की जरूरत होती, ज्ञान के तप में। तो मैं बता, मैं कहीं और निकल गया, बता मैं ये रहा था आपको कि विश्व गुरु आज बहुत दफा की नारा नहीं,
मैंने आपको अरबों की मिसाल इसलिए दी कि वो भी 8वीं सदी में ये कहते थे that India is knowledge destination। पूरी दुनिया कहती थी नॉलेज डेस्टिनेशन। अब इसे नॉलेज डेस्टिनेशन विश्वगुरु इसका सिर्फ कहने से तो हम नहीं हो सकते। इसकी कल्पना क्या थी हमारे लिए? उनकी कल्पना ये थी एतत् देशा परशु सत्या प्रकाशाद अग्रज अन्मना त्वं सब चरित्रम शिक्षण वित्तीयम सर्वम मानवम। भारत की हैसियत ये थी कि दुनिया के विभिन्न परंपराओं के लोग विभिन्न देशों से अपनी परंपरा का, हमारी परंपरा का नहीं, अपनी परंपरा का अध्ययन करने के लिए भारत आते थे। मतलब हमारे पास कैसे गुरु थे? हमारे पास वो गुरु थे जो मिडिल ईस्ट से आने वाले मुसलमान को इस्लाम की शिक्षा देते थे, पैलेस्टीन से आने वाले क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी की शिक्षा देते थे, यूरोप से आने वाले को यूरोपियन परंपरा का ज्ञान देते थे। हमारे अंदर आज वो है कैपेबिलिटी नहीं है। अपने आप को बुरा कहने की जरूरत नहीं है, फैसला करने की जरूरत है कि ये क्षमता हम अपने अंदर पैदा करेंगे। ये क्षमता हमारी होगी, दुनिया में कोई हमें विश्व गुरु बनने से नहीं, विश्व गुरु छीन के नहीं लिया जाता है। विश्व गुरु तो तब होंगे जब लोग खुद ब खुद चल के आएंगे। भारत में हम ऐसे गुरु हैं जो हमें खुद हमारी परंपरा की शिक्षा देंगे, और जब वो आएंगे अपनी परंपरा का ज्ञान लेने के लिए हमारे यहाँ, तो क्या वो हमारी परंपराओं से छूटे रह जाएंगे? संभव नहीं। तो मैं 2-3 बात मतलब इसे समझ करता हूँ कि पहली बात हमारे यहाँ, मैं अक्सर कई दफा कहता हूँ, शायद आपने किसी इंटरव्यू में भी सुना हो, मैं कहता हूँ भाई मैं हिंदू, मैं आपसे किसी से नफरत कर रहा हूँ। नफरत तभी कर सकता हूँ मुझे अपनी परंपराओं का पता ना हो। क्यों? मेरी परंपरा तो मुझे बता रही है कि ये मैं आज जो कुछ भी हूँ ये मेरे पूर्व जन्मों का फल है। मेरी परंपरा मुझे बता रही है कि 100 धर्म अगर उसमें कमियां भी हों तो भी बेहतर है दूसरे के धर्म को अपनाने की बजाय। मेरी परंपरा मुझे बता रही है कि प्रकृति यांति भूतानी, हर व्यक्ति को एक खास प्रकृति पे वो पैदा होता है और उसको उसके अनुसार आचरण करना होता है। मुझे मेरी संस्कृति बताती है कि ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा आज का जीवन है, ये तो एक बवाल है, ये मेरी परमानेंट पहचान नहीं है। मेरी परमानेंट पहचान क्या है? रहो मिति या बुद्धि विद्या साथ तथा ना हम देहस्य साथ में बुद्धि विद्या भन्ने दे। ये आनंद रामायण में आता है, जहाँ जब लक्ष्मण जी ने अपने पिता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया बन जाते वक्त, तो भगवान राम उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बन जाने का गम उसको हो सकता है जो ये समझता हो कि यही मेरा जीवन जो है, यही मेरा सब कुछ है। ये जो है ये मैं हूं, ऐसी बुद्धि को अविद्या है। और मैं ये देह नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, इसको विद्या है। तो अगर मैं चैतन्य आत्मा हूं तो इसके साथ मैं खत्म कर रहा हूं आनंद रामायण में ये बड़ा खूबसूरत सा एक छोटा सा किस्सा है। भगवान राम वापस आ गए, अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो गया, चाहूं और सुख समृद्धि। और एक दिन दरबार में कुत्ता रोता हुआ था और आगे कहता है साहब मेरे साथ बड़ा दुर्ग क्या हुआ? फला मंदिर के महंत ने मेरे बेअकारण ही डंडा मारा है। उसकी इंक्वायरी कराई जाती है, शिकायत सही पाई जाती है। भगवान राम उससे कहते हैं तुम्हारी शिकायत बिल्कुल सही है, उसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या सजा दें उसे? कुत्ता कहता है कि उसको महंत के पद से हटा के मुख्य महंत बना दीजिए। लोग कहते हैं उससे तुम सजा दिलाने आए हो या पदोन्नति कराने आए हो? वो कहता है कि तुम इंसान हो लेकिन चैतन्य आत्मा नहीं। मैं कुत्ता हूं, किसी गलती के कारण, पूर्व जन्म की किसी गलती के कारण कुत्ता बन गया हूं, लेकिन मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं पूर्व जन्म में मुख्य महंत था, और जब आदमी मुख्य महंत होता है तो वो उसे गलतियां करनी ही करनी हैं। मैंने भी गलतियां की और ये सजा भोग रहा हूं। अब तुम्हारे नजदीक सजा ये है कि इसके कोई 2-4 डंडे पर जाएं या इसके पद से हटा दिया जाए। मेरे नजदीक ये बड़ी सजा का अधिकारी है। मैं इससे मुख्य महंत इसलिए चाहता हूं ताकि ये भी मेरी तरह गलतियां करे और अगले जन्म में इसका मेरे जैसा हश्र हो। आपने इतनी देर मुझे सुना, मैंने ज्यादा टाइम लिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण BHU में आना है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।